होम साइंस अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का फर्स्ट यूनिट जो है स्वयं को समझना किशोरावस्था, उसको हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ एडोलसेंस, जिसमें सबसे पहला है हमारा कि स्वयं को समझना किशोरावस्था। इस पेज में यह दिया गया है कि पूरी जो हमारा ये यूनिट है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, किन किन चीज़ों पे बात की गई है और कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो जिसमें सबसे पहला ये दिया गया है कि जो प्रथम इकाई है, जैसे जो हम स्वयं को समझना किशोरावस्था जो है वो 3 इकाइयों में बटा हुआ है। तो जो इसकी प्रथम इकाई है, ठीक ना, प्रथम इकाई जो है इसमें किसकी विषय में बात की गई है, तो यह मुख्य रूप से केंद्रित है किसके विषय में, किशोरावस्था पर यह केंद्रित है, ठीक ना। जिसमें मुख्य रूप से किशोरावस्था की बात की गई है। क्यों किशोरावस्था की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से अगर हम बात देखें तो यह क्लास 11th और 12th का जो ये सिलेबस है, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो किशोरावस्था में होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किशोरावस्था पर केंद्रित इस इकाई को किया गया है। यह जीवन की वह अवस्था है जिसमें आप किनको कहा गया है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस बुक को, क्लास 11th में जो बच्चे इस बुक को पढ़ रहे हैं उनके लिए आप शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यह जीवन की वह अवस्था है जिसमें आप इस समय हैं। इस समय कब, जब आप क्लास 11th में हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे उनके लिए, किशोरों के लिए यह आप शब्द का प्रयोग किया गया है। इस इकाई में मूलतः स्वयं को समझने पर चर्चा की गई है। स्वयं क्या है, यहाँ पे बात की गई है स्वयं की। स्वयं को समझना अर्थात जो किशोर है वह स्वयं को समझे। स्वयं में क्या है कि वह, उसकी विशेषता क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी कमियां क्या है, उसकी रुचि क्या है, ठीक ना। इन सारी चीज़ों को ही समझना क्या है, स्वयं को समझना है। इसमें विभिन्न विषयों पर आपके समझ के बारे में चर्चा की गई है। ये विभिन्न विषय कौन से हैं, ये विभिन्न विषय हमारे आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, इन सारी विषयों पे आपकी क्या सोच है, आपकी क्या समझ है, उसके विषय में भी चर्चा की गई है। यह विषय आपके व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की पहचान, आपके पौष्टिक स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताएं, समय और स्थान के मूलभूत संसाधन का प्रबंधन, आपके आसपास मौजूद वस्त्र तथा आपके संचार कौशल आदि विषय का अध्ययन करता है। अर्थात यहाँ पे जो विभिन्न विषय दिया गया है उसके विषय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, जिसमें आपकी व्यक्तिगत विशेषताएं क्या है, आप क्या हो, आपकी पहचान क्या है, ठीक ना, आपका सामाजिक स्तर क्या है, आपके सामाजिक स्तर पर क्या पहचान है, आपका पौष्टिक मतलब कि इस समय विशेष पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार के पौष्टिक भोजन आप ले रहे हो, स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या आपकी आवश्यकताएं हैं, समय और स्थान के मूलभूत मतलब कि आपके आसपास के जो मूलभूत संसाधन का कैसे आप प्रबंधन करोगे, आदि विषयों का अध्ययन करना है, ठीक ना। किसके अंतर्गत, इस चैप्टर के इस इकाई के अंतर्गत। इस इकाई का अंतिम अध्याय जो है वो किशोर जीवन को, जो हम किशोर है, किशोर जीवन को परिवार और बड़े स्तर पर समाज के साथ जोड़ता हुआ उसे अगली इकाई की ओर ले जाता है, ठीक ना। जो इसका अंतिम जो इसका वो है इकाई है, उसके अनुसार वो क्या कर रहा है, किशोर को जीवन और परिवार के बड़े स्तर पर समाज के साथ जोड़ रहा है, परिवार को भी और बड़े स्तर पे समाज को भी जो किशोर को क्या कर रहा है, इसमें जोड़ रहा है। और जो हमारी इसके बाद जो अगली इकाई है वो क्या है, वो है परिवार, विद्यालय, समुदाय और समाज के संदर्भ में व्यक्ति का अध्ययन किया गया है। तो आइए इस हम इकाई को स्टार्ट करते हैं। जब हम इस इकाई को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात की गई है वह है क्या, स्वयं को समझना। अब जो हमारे इस इकाई में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह क्या है, स्वयं को समझना। स्वयं को समझना
सबसे पहले हम स्वयं क्या है, तो स्वयं देखिए क्या है, यह अनुभव करना, ठीक ना, क्या अनुभव करना, यह अनुभव करना कि हम कौन हैं, ठीक ना, यह अनुभव करना कि हम कौन हैं, यही क्या है, यही स्वयं को जानना होता है। और यह कब प्रबल होता है, किशोरा अवस्था वह अवस्था है जब हम स्वयं अपने बारे में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा, ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक क्या करते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। तो और देखिए जो हमारा जो हमारा शैशवावस्था के बाद से जो हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था, फिर हमारा प्यूबर्टी आता है, उसके बाद से हम किशोरावस्था में आते हैं। तो किशोरावस्था वह अवस्था होती है जब हम अपने विषय में सर्वाधिक सोचते हैं कि हम क्या हैं, हमारी विशेषता क्या है और हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक ना, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, हमारी रुचि क्या है, इन सब को जानना ही क्या है, स्वयं को जानना है। स्वयं शब्द मतलब आप खुद अपने विषय में सोच के देखिए कि आपके अंदर आप क्या, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपकी शैक्षिक क्षमता क्या है, आपकी विशेषता क्या है। अगर इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा है तो आप किसको जान रहे हैं, आप स्वयं को जान रहे हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे कहें कि कोई लड़की है, वह कह रही कि हाँ मैं एक लड़की हूँ, वह क्या, उसका व्यक्तित्व निर्माण है। मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, वो लड़की जो है वो अपने विषय में बता रही है कि मुझे किताबें क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो किसको बता रही है, वो अपनी रुचि को बता रही है। मैं पढ़ने में तेज हूँ, वह क्या बता रही है, अपनी शैक्षिक क्षमता को बता रही है कि मैं जो चीज़ें पढ़ती हूँ उसमें मैं क्या हूँ, उसमें मैं तेज हूँ, मैं चीज़ों को अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं चीज़ों का अच्छे से रिप्लाई कर पा रही हूँ। तो वो क्या है, वो उसकी शैक्षिक क्षमता है। अगर वह यह बताती है कि साथ ही मैं एक क्या हूँ, खिलाड़ी भी हूँ, तो वो अपनी क्या बता रही है, वो अपनी विशेषता को बता रही है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद हम क्या पाते हैं कि एक जो व्यक्ति, एक जो लड़की है उसके अंदर ये सारी विशेषता है और इन्हीं सारी विशेषताओं के साथ वह क्या कर रही है, वह स्वयं अर्थात अपने आप को वो जान रही है। अगर वह यह बता रही है कि हाँ मुझे भोजन बनाने में रुचि है, मुझे किताबें पढ़ने में रुचि है, मुझे प्रबंधन की प्रक्रिया में रुचि है, तो ये सारी क्या है, ये सारी उसकी विशेषता है और वो खुद को वहाँ पे प्रेजेंट कर रही है, ठीक ना। तो यह क्या है, यह अनुभव करना कि हम कौन हैं, ठीक। हमको हम कैसे जान सकते हैं, हमको हम तब जान सकते हैं जब हम स्वयं को जानेंगे, स्वयं की विशेषताओं को जानेंगे, स्वयं की रुचियों को जानेंगे, स्वयं की शैक्षिक क्षमता को जानेंगे। तो हम किसको जानेंगे, हम स्वयं को जानेंगे और स्वयं ही क्या है, हम हैं। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो क्या है, स्वयं के कितने आयाम हैं, 2 आयाम हैं, स्वयं के विभिन्न आयाम हैं। यहाँ पे अगर हम विभिन्न आयामों में अभी हम यहाँ पे 2 आयाम को देख रहे हैं। एक जो बात की गई है आंतरिक आयाम की बात की गई है, दूसरी बात की गई है सामाजिक आयाम की। तो आंतरिक आयाम क्या है, आंतरिक आयाम वह है जो स्वयं से जुड़ा होता है, ठीक ना, जो खुद से जुड़ा होता है, हमारी अपनी विशेषता, हमारी रुचि, हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकता, हमारी चीज़ें, हमारी विशेषताएं, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं चित्रकार हूँ, मैं अभिनेत्री हूँ, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी विशेषताएं हैं, ठीक ना। अगर एक बच्चा खुद को बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, ठीक ना, मैं पढ़ाई के साथ साथ चित्रकारी भी करना बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं खेलता भी बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छे से खाना भी पका लेता हूँ, तो ये क्या बता रहा है, ये बच्चा अपनी सारी विशेषताओं को बता रहा है, ठीक ना। वो अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है कि मैं कैसा हूँ। ये सारी क्या, ये सारी उसके आंतरिक आयाम है। अगर हम सामाजिक आयाम को देखें कि सामाजिक आयाम क्या होते हैं, तो वो चीज़ें जो समाज से जुड़ी होती हैं, ठीक ना, जो चीज़ें समाज से जुड़ी होती हैं वो क्या होती हैं, वो सामाजिक आयाम होती हैं। जैसे कि किसी का सहयोग करना, ठीक, तो लोग कहेंगे ना कि हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का सहयोग भी करते हैं,
ठीक ना, ये भी स्वयं की पहचान है। लेकिन ये क्या है, ये सामाजिक पहलू है आपका। प्रेम, ठीक ना, लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं, अगर आप लोगों का ध्यान रखते हैं, तो लोग कह सकते हैं कि आप जीव जंतु से बहुत प्रेम करते हैं, अर्थात आपको जीव जंतु पर्यावरण से भी बहुत लगाव है। स्वीकृति देना, अर्थात किसी कार्य के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए या फिर आपके अपने फ्रेंड सर्कल में कोई किसी चीज़ का निर्णय हो रहा है, तो वहाँ पे अगर आप स्वीकृति दे रहे हैं तो वो भी क्या है, आपका एक ये पहलू है कि हाँ, आप चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, आप चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे सामाजिक पहलू होते हैं, ठीक ना। तो एक हमारा आंतरिक आयाम हो गया, दूसरा हमारा सामाजिक आयाम हो गया। आंतरिक आयाम स्वयं से जुड़ा होता है, सामाजिक आयाम जो होता है वो क्या होता है, वो समाज से जुड़ा होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं सहयोग की, प्रेम की और स्वीकृति की। ठीक, साथ ही साथ स्वयं के कुछ अन्य आयाम भी बताए गए हैं, जैसे कि सोच, अनुभूति, विचार। अगर हम सोच, अनुभूति, विचार को भी रखें तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये हमारे आंतरिक आयाम के अंतर्गत आता है, ठीक ना। आंतरिक आयाम के अंतर्गत ही आता है कि सोचना, किसी चीज़ के विषय में हम किस तरह से सोच रहे हैं, उस चीज़ों का अनुभव करना। ठीक, अगर हम पर्यावरण के विषय में सोच रहे हैं कि हमें, हाँ, पर्यावरण को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, हमारे आसपास साफ सुथरा, साफ सफाई होनी चाहिए, तो ये क्या है, ये हम सोच रहे हैं उसके विषय में। जब हम उन चीज़ों को कर रहे हैं, उन चीज़ों के पास होते हैं, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, उन चीज़ों के साथ होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधे आप लगा रहे हों, आप उनको पानी दे रहे हों, आप पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हो, तो ये क्या है, वो आप इन चीज़ों का अनुभूति कर रहे हैं। ठीक, विचार करना कि ये सारी चीज़ें करने से हमें क्या क्या जो है और ये मतलब क्या क्या चीज़ें, इन सारी चीज़ों को करने से हमें कैसा महसूस हो रहा है, हम पर्यावरण के लिए कैसा कर रहे हैं, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब विचार करना है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब आंतरिक आयाम के अंतर्गत आता है, ठीक ना। मतलब कि सोचना, अनुभूति करना, विचार करना, ये आंतरिक आयाम के अंतर्गत है। ये भी हम जो है जैसे हम चीज़ों को सोच रहे हैं, उन्हें महसूस कर रहे हैं, उनके विषय में फिर से हम विचार कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये भी सब स्वयं के आयाम है। अब आगे बात होती है पहचान, ठीक ना। पहचान, किसकी पहचान, किशोर की पहचान। ठीक, जो इस पुस्तक को उस समय पढ़ रहा है क्लास 11th में, उस बच्चे की पहचान। पहचान के तत्व, अगर हम देखें पहचान के क्या तत्व हैं, पहचान के भी दो तत्व हैं, सॉरी, एक तो है जो हुआ स्वसंकल्पना और दूसरा क्या है, स्वाभिमान। स्वाभिमान, स्वाभिमान है ये, ठीक ना, इसको भाव बना लीजिएगा, स्वाभिमान है। तो स्वसंकल्पना क्या है, व्यक्ति की विशेषता ही क्या कहलाती है, स्वसंकल्पना कहलाती है। जो व्यक्ति है उसकी जो अपनी विशेषताएं होती हैं वह उसकी स्वसंकल्पना है। जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं साथ ही साथ एक खिलाड़ी भी हूँ, मैं पढ़ाई अच्छे से करता हूँ, मैं भोजन अच्छे से बना लेता हूँ, मैं किसी भी चीज़ों के विषय में अच्छे से निर्णय ले लेता हूँ। तो ये क्या है, यह उसकी स्वसंकल्पना है, वह स्वयं के विषय में कैसी कल्पना रखता है, ये चीज़ें हैं, ठीक ना। ये व्यक्ति की विशेषता कहलाती है। स्वसंकल्पना क्या है, जो व्यक्ति की विशेषता कहलाती है वही उसकी क्या है, स्वसंकल्पना है। स्वाभिमान, स्वाभिमान क्या होता है, स्वाभिमान जो मानक, ठीक, जो मानक हमने अपने लिए तय किया है, जो समाज से प्रभावित होता है तथा व्यक्ति का स्वमूल्यांकन होता है। ठीक, जैसे हमने ये अपने लिए मानक तय किया है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक, लेकिन अगर किसी ने आपको कहा कि नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं, यह मेरे स्वाभिमान पे ठेस लगा है। तो यहाँ पे स्वाभिमान का मतलब क्या है, वे मानक जो आपने अपने लिए बनाया है कि नहीं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, ये क्या है, ये सब आपके मानक हैं। ठीक, इस जो आपने अपने लिए तय किया है, अपने लिए बनाया है, और जो समाज से प्रभावित होता है, ठीक, तो हाँ ये समाज से ही तो प्रभावित हो रहा है। अगर आप झूठ नहीं बोलते तो आप, इसका मतलब आप दो लोगों के साथ हैं, एक समूह में हैं,
उस समूह में या फिर उन लोगों के साथ ऐसी प्रक्रिया की जा रही है कि जो बोलने की प्रक्रिया की जा रही है, जो संचार की प्रक्रिया की जा रही है, उसके अंतर्गत आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो ये क्या, ये सारी चीजें समाज से प्रभावित होती हैं। तथा व्यक्ति का स्व मूल्यांकन होता है। अगर हम लोग पहचान की बात करें तो पहचान को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है हमारा व्यक्तिगत पहचान है, व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की वह विशेषता जो उसे अन्य लोगों से भिन्न बनाती है, वह क्या कहलाती है, वह व्यक्तिगत पहचान कहलाती है। ठीक। सामाजिक पहचान, व्यक्ति की वह विशेषता जो उसे समाज से जोड़ती है, वह उसे सामाजिक पहचान कहलाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि व्यक्ति की वह विशेषता जो उसे अन्य लोगों से भिन्न बनाती है, जैसे कि वह क्या है, वह पढ़ने में तेज है, वह एक खिलाड़ी है, ठीक, उसे घूमना अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है, वह उसकी व्यक्तिगत पहचान है जो उसे औरों से भिन्न बनाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबके अंदर एक समान नहीं होगी। जैसे हम व्यक्तिगत विशेषता की बात करते हैं तो व्यक्तिगत विशेषता जो होती है वो हर किसी की एक जैसी नहीं होती है, लोगों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत विशेषता होती है वही व्यक्ति की क्या होती है, पहचान होती है। सामाजिक पहचान, व्यक्ति की वह विशेषता, ठीक ना, जो किशोर है उसकी ही बात की जा रही है कि उसकी वह विशेषता जो उसे समाज से जोड़ती है। जैसे हम लोगों ने बात किया किसकी, प्रेम की बात किया, ठीक, प्रेम का। और हम लोगों ने किसकी बात किया, स्वीकृति की बात की। और हम लोगों ने किसकी बात की, सहायता की बात की, दयालुता की बात की, ठीक ना, सहयोग की बात की। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें समाज से आपको जोड़ती हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आप अगर प्रेम ही प्रदर्शित कर रहे हैं तो समाज में किसी के प्रति तो आप प्रेम प्रदर्शित करेंगे, ठीक। आप सहायता कर रहे हैं तो किन्हीं लोगों का तो आप सहायता करेंगे, आप सहयोग कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ की स्वीकृति कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एकांत में नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समाज से जुड़ने के बाद ही इन सारी प्रक्रियाओं को आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो प्रेम है, हमारी जो हमारा सहयोग है, जो हमारी दयालुता की भावना है, इन सारी चीज़ों को हम ये चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति की विशेषता है जो उसे किससे जोड़ती है, उसे समाज से जोड़ती है, और यही उसकी क्या होती है, सामाजिक पहचान होती है, ठीक। अब जैसे सपोज मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सामाजिक पहलू में सामाजिक पहचान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे ये दिया जा सकता है कि जैसे प्रेम है, सहयोग है, दयालुता है, और मैं एक आपका रुचि है। तो यहाँ पे आप किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप रुचि को अलग कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पहले ऑप्शन में क्या दे दिया गया है, आपके पहले ऑप्शन में प्रेम है, दूसरे ऑप्शन में आपका क्या है, सहयोग है, तीसरे ऑप्शन में आपका क्या है, दयालुता है, और चौथे ऑप्शन में आपका क्या है, रुचि है। तो यहाँ पे आप किसको अलग करेंगे, इसमें व्यक्तिगत पहचान के अंतर्गत किसको अलग करेंगे, रुचि को अलग करेंगे। और सामाजिक पहचान में से अगर कहा जाएगा कि समाज इनमें से क्या सामाजिक पहचान नहीं है, तब भी आप किसको, रुचि को अलग करेंगे, ठीक ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक ना। ये पूरा एनसीईआरटी का ही जो है, एनसीईआरटी की बुक जो एनसीईआरटी के साइट पे अवेलेबल है, उसी के द्वारा ये नोट्स तैयार किए गए हैं। और ये नोट्स आपको जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्वयं का विकास। यहाँ पे विभिन्न अवस्थाएं दी गई हैं और उन अवस्थाओं में स्वयं का विकास कैसे हो रहा है, ठीक ना, इन चीज़ों को बताया जा रहा है। तो जैसे कि शैशवावस्था की हम बात करें, शैशवावस्था की हम बात कर रहे हैं, तो शैशवावस्था में स्वयं का विकास कैसे हो रहा है। स्वयं की भावना जो होती है वो शैशव काल में क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ये उत्पन्न होती है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप, इस प्रकार से जो है वो स्वयं की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 18 महीने तक के,
स्वयं की छवि की पहचान विकसित हो जाती है। जैसे कि एक 18 महीने का बच्चा है, ठीक ना, वह अपनी तस्वीर को देख के ये समझ सकता है कि वो क्या है, वो मैं हूँ, ठीक ना, वो खुद को समझ सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी 18 महीने के बच्चे की आप एक्टिविटी या मतलब उसे शीशे में दिखाइए तो वो पहचान सकता है कि ये क्या है, मैं हूँ, ठीक ना। इसकी पहचान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसकी पहचान की टेस्टिंग करने के लिए अगर उस बच्चे को शीशे में दिखाया जाए, जैसे उस बच्चे के गाल पे एक छोटा सा कोई डॉट बना के उसको शीशे में दिखाया जाए, तो अगर वह बच्चा उसके अंदर अगर उचित रूप से स्वयं की पहचान की विकसित हो रही है तो वो अपना गाल छुएगा। लेकिन अगर उसके अंदर स्वयं की पहचान की विकास अभी नहीं हो रहा है तो वो शीशे में दिख रहे बच्चे का गाल छुएगा, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर खुद को शीशे में देख रहा है तो वो ये इस बात को समझ रहा है कि जो शीशे में दिख रहा बच्चा है वो कौन है, वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ, ठीक ना। तो 18 महीने तक जो है स्वयं की छवि जो है, स्वयं की पहचान जो है वो क्या होती है, वो विकसित होने लगती है। दूसरे वर्ष के दूसरे छमाही अर्थात 18 महीने में बच्चा स्वयं को तस्वीर में पहचानना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, ये विशेषता है, ये स्वयं मतलब शैशवावस्था में स्वयं की विकास की विशेषता है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वयं की समझ हेतु 5 प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे स्वयं के विवरण हेतु सामाजिक साधनों का प्रयोग करते हैं। जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक ना, ये 2 से 6 वर्ष का समय होता है। जब बच्चा 2 वर्ष से ऊपर जो होता है, जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो वो फिर अपना जो विवरण देता है उसमें वो उन चीज़ों का प्रयोग करता है जो सामाजिक साधन होते हैं। जैसे कि बच्चा ये कहता है कि मैं लंबा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं गोरा हूँ, ठीक ना। वो अपना विवरण तो दे रहा है लेकिन वहाँ पे क्या प्रयोग कर रहा है, वो वहाँ पे सामाजिक साधनों का प्रयोग कर रहा है, ठीक ना। जैसे कि जो बच्चा है वो खुद के विषय में तो बता रहा है लेकिन वहाँ पे वह अपनी विशेषता को बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो सामाजिक शब्द होते हैं। उसके बाद से वे जो कार्य कर सकते हैं उसके अनुसार स्वयं का विवरण देते हैं। जैसे कि बच्चा जिन जिन कार्यों को कर ले रहा है वो उसके अनुसार उनका विवरण दे रहा है। जैसे कि वो कह सकता है कि मैं पानी ग्लास में ले लेता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, ठीक ना, मैं मोबाइल चला सकता हूँ। उसमें तो बच्चे भाई एक्सपर्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा होगा वह क्या बताएगा, वह स्वयं का विवरण देता है लेकिन वह कैसे देता है, वह इन सारे कार्यों से देता है कि मैं यह कर लेता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, ठीक ना। मतलब कि वह अपनी क्षमता के विषय में बताता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में वो किसको ऐड करता है, वो मैं को ऐड करता है। और यह मैं ही क्या है, यह मैं ही क्या होता है, स्वयं होता है, ठीक ना। यह मैं ही क्या होता है, स्वयं होता है। और इसी मैं को वो बताता है, अर्थात वह स्वयं का विवरण दे रहा है। स्वयं का विवरण निश्चित होता है। जैसे मेरे पास साइकिल है, वह स्वयं को बता तो रहा है, ठीक ना, लेकिन वो निश्चित चीज़ों की तरह बता रहा है। जैसे कि मेरे पास साइकिल है, मेरे पास तो टीवी है, मेरे पास तो मोबाइल है, मेरे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं। इन सारी चीज़ों के साथ वह स्वयं का विवरण दे रहा है कि उसके पास हैं, लेकिन वो क्या है, वो उसके पास एक वो मतलब इस तरह से बता रहा है कि निश्चित तरीके से उसके पास है, ठीक ना। वह
ऐसे मेरे पास तो हैं, ठीक ना। वो इस तरह से बता रहा है जैसे चीज़ों का विवरण तो दे रहा है लेकिन उसको निश्चित रूप में उन चीज़ों का विवरण दे रहा है। स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं, जैसे ये क्या है, ये जैसे मैं ही सब सारे दरवाजे खोल लेता हूँ, मैं तो पूरा पानी भर लेता हूँ, मैं तो सारे काम कर लेता हूँ घर के, मैं तो पोछा भी लगा लेता हूँ, मैं तो झाड़ू भी लगा लेता हूँ, मम्मी के जितने काम है वो सारे मैं कर लेता हूँ। मतलब कि जितना वो कर सकते हैं वो उससे ज़्यादा ही विवरण देते हैं स्वयं के विषय में। वह किसके विषय में दे रहा है, मैं मतलब वह स्वयं के विषय में विवरण दे रहा है, लेकिन जितना वो करता है उससे कहीं ज़्यादा वो विवरण दे रहा है, ठीक ना। मतलब कि वह अपने आप को खुद मतलब ज़्यादा के तौर पे आंक रहा है। तीसरा, यह पहचानने में असक्षम होना कि उसमें विभिन्न गुण होते हैं। अभी तक बच्चा, ठीक ना, अभी किस अवस्था में है, अभी वह प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, लेकिन अभी प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी वह यह नहीं समझ पा रहा है कि मेरे पास और कौन कौन से गुण हैं। अर्थात उसके पास गुण तो बहुत हैं लेकिन वो सारी गुणों को पहचानने में क्या होता है, असक्षम होता है। फिर हम बात करते हैं मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं, ठीक ना। इसमें जैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शैशवावस्था की विशेषता क्या है। आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन आपका मध्य बाल्यावस्था का हो सकता है या फिर अन्य अवस्था का हो सकता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके क्या करना होगा, अलग करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं कि मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, ठीक ना। आपके पास ऑप्शन होंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आपका अलग होगा। अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप कर लेंगे। नोट्स बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अगर आप इन नोट से भी पढ़ाई कर लेते हैं तो आप मतलब यहाँ पे पढ़ाने के बाद फिर से आप जब आप नोट से भी पढ़ाई कर लेते हो तो आपको कहीं कोई बुक देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। आपको बुक की सारी चीज़ें A to Z चीज़ें यहाँ पे हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। और यहाँ पे देखिए बात की जा रही है मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं, तो इस समय स्वयं का मूल्यांकन जटिल हो जाता है। मतलब कि अब बात की जा रही है बच्चा जो हो रहा है क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वह अब बड़ा हो रहा है और अब वह क्या कर रहा है, अब जो मूल्यांकन वो कर रहा है, अभी तक तो जो वो आसानी से मूल्यांकन कर ले रहा था, ठीक ना, लेकिन अब वो जो स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है वो क्या हो रहा है, जटिल हो रहा है। इस जटिलता को बताने वाले 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं, ठीक ना। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो ये जटिलता आ रही है उनके स्वयं के मूल्यांकन में, इसमें महत्वपूर्ण 5 परिवर्तन कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले उसकी आंतरिक विशेषता है, ठीक। आंतरिक विशेषता, मैं समय से पहले अपने कार्य को समाप्त कर लेता हूँ, ठीक ना। बच्चा ये बता रहा है, वह अपनी विशेषता को बता रहा है कि मैं, आंतरिक विशेषता क्या बता रहा है कि मैं समय से पहले अपने कार्यों को समाप्त कर लेता हूँ। वह इसकी आंतरिक विशेषता है क्योंकि वह अपने कार्यों को अपने कार्य क्षमता के अनुसार वह समय से पहले क्या कर ले रहा है, समाप्त कर ले रहा है। सामाजिक विवरण वह पहचान, मैं स्कूल के संगीत समूह में हूँ। पहले तो वो अपनी आंतरिक विशेषता बता रहा है, साथ ही साथ वो अपना सामाजिक विवरण भी दे रहा है और वह अपनी पहचान भी बता रहा है कि मैं स्कूल के इस, मतलब कि अगर उसका कोई भी सामाजिक पहचान है तो वो उसको बताने का क्या करता है, प्रयास करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी सामाजिक पहचान को भी बताने का प्रयास कर रहा है और वो सामाजिक पहचान के रूप में क्या बता रहा है कि मैं स्कूल के संगीत समूह में हूँ, या फिर मैं किसी नाट्य अकादमी से जुड़ा हूँ, या फिर मैं किसी खेल से जुड़ा हूँ। ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारी उसकी सामाजिक विवरण या पहचान है जिसके विषय में वो बच्चा बता रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, वो सामाजिक तुलना भी कर रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जटिलता से खुद को प्रस्तुत कर रहा है। पहले तो उसने अपनी आंतरिक विशेषता बताई, फिर वो अपनी सामाजिक पहचान अर्थात सामाजिक विवरण बताया। अब वो सामाजिक विवरण बताने के साथ साथ अपना सामाजिक तुलना भी कर रहा है कि मैं
मैं अच्छा, सॉरी ये अंक लिख गया है, ये अच्छा है, ठीक ना। मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा साइकिल चलाता हूँ, ठीक ना। मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा साइकिल चलाता हूँ। या फिर वो यह भी कह सकता है कि मैं रोहन से अच्छा साइकिल चलाता हूँ, या फिर मैं अपने दोस्तों से अच्छा साइकिल चलाता हूँ। अर्थात यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपनी तुलना कर रहा है। जैसे कोई क्या कोई मतलब कि कोई बच्चा है या फिर कोई बच्ची है, किशोर या किशोरी है, अगर वो भोजन अच्छा से बना रहे हैं तो वो कह सकते हैं कि मैं तो कस्टर्ड उससे बहुत बेहतर बना लेती हूँ, ठीक ना। मैं तो केक उससे बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो ये क्या है, ये सामाजिक तुलना है। अब यहाँ पे दो शब्द आते हैं जिस पे आप ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारा पहला शब्द आता है वास्तविक स्वयं, वह दूसरा शब्द आता है कि आदर्श स्वयं। यहाँ पे पहले दिया गया है कि वास्तविक स्वयं व आदर्श स्वयं में अंतर वे समझने लगते हैं कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या होना चाहिए। वास्तविक स्वयं क्या होता है, वास्तविक स्वयं वह होता है कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं, अर्थात किशोर के अंदर इस समय कौन कौन से गुण हैं, किशोर का व्यक्तित्व कैसा है, किशोर की सामाजिक पहचान कैसी है, ठीक ना। किशोर चीज़ों को कैसे जो है वो चीज़ों को कैसे संपादित कर रहा है, कार्य को कैसे संपादित कर रहा है, ठीक। और आदर्श स्वयं ये होता है कि कैसा होना चाहिए, ठीक। अगर एक किशोर है, ठीक, एक लड़का है और वह किशोरावस्था में है, तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक। तो ये क्या है, ये आदर्श स्वयं है। जैसे कि उसे अपनी विशेषताओं की पहचान होनी चाहिए, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि अब बच्चा जो है क्लास 12 से पास आउट होता है, तो उसे किस स्ट्रीम में जाना है इसका निर्णय उसे खुद लेना होता है। तो इसकी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। समाज के साथ उसका अच्छा संबंध होना चाहिए, ठीक ना। सामाजिक आदर्श नियम तौर तरीके जो होते हैं उससे बच्चा अच्छी तरह से, किशोर जो है वो अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आदर्श स्वयं होते हैं, ठीक। लेकिन अभी जो किशोर है वह स्वयं को, मतलब वास्तविक स्वयं उसके अंदर निहित है और आदर्श स्वयं, इन दोनों के बीच वह अंतर क्या करने लगता है, समझने लगता है कि मैं कैसा हूँ और मुझे कैसा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अगर मेरे सामाजिक जो, जैसे सपोज मान लीजिए कोई किशोर है, वह अंतर्मुखी है और वह उसका सामाजिक जो है वो सामाजिक जो समाज के साथ जो उसका सहयोग की भावना है, जो प्रेम की भावना है, जिसके लिए वो बहुत ओपन नहीं है, वह बहुत संकोच कर रहा है, वो अपनी बातों को नहीं बोल पा रहा है। तो ये उसका क्या है, ये उसका आंतरिक स्वयं है। लेकिन कैसा होना चाहिए, उसे अपनी विशेषताओं को बताने की क्षमता होनी चाहिए, उसे निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसका समाज के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आदर्श स्वयं है। अब वो बच्चे जो किशोर होता है इस अवस्था में आके वो क्या करने लगता है, किशोर नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की। तो जो बालक होता है वो क्या करने लगता है, इन चीज़ों को समझने लगता है, ठीक ना। तो वास्तविक स्वयं क्या है और आदर्श स्वयं क्या है, इसमें बच्चा जो है वो अंतर समझने लगता है, और कि मैं क्या हूँ और मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को वो बच्चा जो है वो क्या करने लगता है, समझने लगता है। फिर क्या है, इस अवस्था में बच्चे का स्वयं का विकास जो होता है क्या होता है, वो वास्तविक हो जाता है, ठीक ना। मतलब कि अब वो जिन चीज़ों को बताता है अपने विषय में, जिन चीज़ों से लोगों को अवगत कराता है, ठीक ना, और जो चीज़ें मतलब कि जो भी उसकी विशेषताएं होती हैं, उन चीज़ों को जो बच्चा है वो समझने लगता है, तो जो उसका स्वयं का विकास है, स्वयं के प्रति जो उसका डेवलपमेंट है, स्वयं के प्रति जो उसकी समझ है, स्वयं के प्रति जो उसका सोचना विचारना या अनुभूति है, वो क्या होती है, अब वास्तविक होती है, ठीक ना। अब वह भ्रम में नहीं रहता है कि मैं तो सारे दरवाजे खोल लेता हूँ,
मैं तो मम्मी के सारे काम कर लूँगा, मैं तो ऑफिस में पापा के सारे काम कर लूँगा। अब वो इस भ्रम में नहीं रहता है, अब वो चीज़ों को समझने लगता है, तो वो अपनी क्षमता को भी क्या करता है, समझने लगता है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक ना। तो स्वयं को पहचानना ही विकास की क्या होती है, पहली सीढ़ी होती है। मतलब अगर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था में भी हमने क्या कहा था कि 18 माह का बालक जो होता है वो शीशे में खुद को देख के पहचान सकता है। तो स्वयं को पहचान रहा है कि वह यह शीशे में कौन दिख रहा है, शीशे में मैं दिख रही हूँ। अगर मैं बाहर हंस रही हूँ तो शीशे में भी मैं हंसती हुई ही दिखूंगी। ठीक ना। मतलब कि शीशे में जो बच्चा दिख रहा है वो मैं ही हूँ। इन सब चीज़ों से ही क्या होता है, स्वयं का विकास जो होता है वो क्रमिक रूप से आगे बढ़ता जाता है। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था के दौरान स्वयं। ठीक ना। किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, स्वयं क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि स्वयं की पहचान किशोरावस्था, तो मुख्य रूप से यहाँ पे किशोरावस्था की बात की जा रही है। किशोरावस्था पहचान के विकास हेतु महत्वपूर्ण अवस्था है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। किशोरावस्था पहचान के विकास हेतु, अगर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में पहचान को लेके सबसे ज़्यादा जो होता है क्या होता है, बालक बालिका या फिर बच्चा सक्रिय होता है, तो वह अवस्था कौन सी होती है, वह अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था होती है। तो किशोरावस्था पहचान के विकास हेतु महत्वपूर्ण अवस्था, इसके 3 मुख्य कारण हैं। क्यों? सबसे पहले तो स्वयं को समझने के लिए अधिक चिंतित होना। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह स्वयं को समझना, स्वयं का समझना मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि मैं लड़की हूँ, मेरा व्यक्तित्व जो है क्या है, वो कैसा है। ठीक ना। मुझे कौन सा, जैसे इस समय जब बच्चा 12 पास आउट होता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि मुझे किस प्रकार का लाइन पकड़ना चाहिए, मुझे किस प्रकार के स्टडी एरिया में जाना चाहिए। अक्सर देखिएगा किशोर जो होते हैं, जिधर उनके दोस्त जो करते हैं किशोर उसी की तरफ मुड़ जाते हैं। तो वो एक उनको सुगम रास्ता दिखता है कि चलो ये बच्चा जो कर रहा है वही मैं भी कर ले रहा हूँ। लेकिन अगर उसको एकांत में यह निर्णय लेना हो तो ये उसके लिए बहुत अगर वो अपनी विशेषताओं को नहीं समझ पा रहा है, अपनी कमियों को नहीं जान पा रहा है, तो उसको यह निर्णय लेना बहुत ही क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा अपनी 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 विशेषताओं को जानता है तो वो आसानी से यह निर्णय ले सकता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस स्ट्रीम में जाना है, मुझे किस प्रकार का लाइन चूज करना है अपनी स्टडी के लिए। साथ ही साथ इस समय एक अस्थाई भावना का विकास होना कि मैं यह हूँ। ठीक ना। जब बच्चा एक लाइन को पकड़ लेता है, अर्थात एक स्टडी एरिया को पकड़ लेता है, या फिर वह अपनी विशेषताओं को जानता है, तो वह ये समझने लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं यह हूँ। जब मतलब जो भी बच्चा है, ठीक ना, वह अपनी विशेषताओं को समझने लगता है कि और उसके अंदर एक अस्थाई भावना भी जागने लगती है। जैसे अभी तक तो बच्चा ये था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ, तो ये अस्थाई भावना नहीं थी। ये भावनाएं उसकी कुछ समय के बाद चेंज होने वाली थी, चेंज हो जाती, और सच में चेंज हो जाती, क्योंकि बच्चा भी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पा रहा है। लेकिन किशोरावस्था में आने के बाद बच्चा अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने लगता है और वह यह जानने लगता है कि मैं यही हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यह हूँ। ठीक ना। वह इसका मतलब यह क्वेश्चन का मैं कौन हूँ, इसका उत्तर वह आसानी से दे पाता है कि मैं जो भी हूँ यही हूँ। ठीक ना। तो यहाँ पे बच्चा खुद को समझने लगता है, खुद को जानने लगता है, वो अपनी विशेषताओं को जानने लगता है और उसके प्रति उसका क्या होता है, एक अस्थायी भावना डेवलप होने लगता है। फिर है व्यक्ति की पहचान पर तीव्र शारीरिक परिवर्तन एवं सामाजिक मांगों का प्रभाव पड़ता है। ठीक। इस अवस्था में जो बच्चा होता है, जो बच्चा नहीं किशोर कह लें, जो किशोर या किशोरी होती हैं, वह अपने व्यक्तित्व को लेके बहुत ही एक्टिव टाइप के होते हैं। मतलब कि मुझे किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं, मुझे किस प्रकार के मतलब कि किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं, किस प्रकार के वस्त्र ही कह लें, या फिर चीज़ों को लेके सक्रिय रहते हैं, अपनी रुचियों को लेके सक्रिय रहते हैं।
अपनी आवश्यकताओं को लेके भी सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पे और साथ ही साथ इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो होता है तीव्र शारीरिक परिवर्तन भी होता है। जैसे जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी में प्रवेश करता है तो उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन होने जो होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, और किशोरावस्था में ये शारीरिक परिवर्तन अपने चरम पे होता है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना, लड़कियों में जो है वो लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो पतली होना, ठीक ना, और जो भी चेस्ट पोर्शन है उसमें उभार का आना, प्यूबर्टी में ही मासिक धर्म का प्रारंभ हो जाना। तो जो किशोर और किशोरी हैं वो अब यौना अवस्था में प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण। तो जो ये शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं इनके प्रति भी बच्चा अपनी पहचान को, किशोर अपनी पहचान को लेके चिंतित होता है। साथ ही साथ जो सामाजिक मांग होते हैं उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। अब ये सामाजिक मांग कौन से हो गए, हम लोगों ने अभी बात की थी आदर्श, अभी बात की थी किसकी, यहाँ पे हम लोगों ने आदर्श स्वयं की बात की थी, ठीक ना, आदर्श स्वयं की बात की थी। तो अगर ये स्वयं जो है आदर्श स्वयं जो है, अगर आदर्श स्वयं बच्चे के अंदर विकसित नहीं हो रहा है तो परिवार के सदस्य जो होते हैं वो ये कहते हैं कि बेटा तुमको ऐसा होना चाहिए, बाबू तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसे भोजन करना चाहिए, इस प्रकार से तुम्हारी जो तुम्हारा शारीरिक ग्रोथ होगा वो अच्छा होगा, तुम ये खाओ, तुम ऐसे पढ़ो, तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम जो है वो तेज बनोगे, तुम एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक मांग का भी बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो किशोरावस्था के अगर हम पश्चिमी सभ्यता को देखें, ठीक ना, तो पश्चिमी सभ्यता में भी जो है इसका प्रभाव पड़ने लगता है कि बच्चा जो है अब अपने पेरेंट्स से अलग रहे, अपना अलग जो है वो मतलब अपना अलग जो भी काम है वो करे, सेल्फ डिपेंड बने। तो पश्चिमी सभ्यता में इस पे फोकस किया जाता है किशोरावस्था में कि बच्चा सेल्फ डिपेंड बने और अपनी चीज़ों को स्वयं ही पूर्ण करे। और हमारे भारतीय प्रवेश में भी अगर हम देखें तो सामाजिक मांग के मतलब कि अब जो किशोर किशोरी होते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो है माता पिता या फिर जो भी घर के दायित्व हैं उनमें वो क्या करें, सहयोग करें। अगर हम बात करें दो परिप्रेक्ष्य में, एक ग्रामीण और दूसरा शहरी, तो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में इसकी मतलब इसकी मांग होती है कि बच्चा अगर किसान है, किसान के अगर बच्चे हैं तो किसान अगर अपने खेतों में जा रहा है तो उनकी ये बच्चे से अपेक्षा होती है कि किशोर जो है वो भी खेत में जाए और उनका सहयोग करे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सामाजिक मांग होते हैं वो क्या करने होते हैं, वो उनका प्रभाव भी जो है वो बच्चे पे पड़ता है, किशोर पे पड़ता है। किशोरावस्था में स्वयं की भावना की विशेषता को अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, बाह्य गुणों की अपेक्षा आंतरिक गुणों का वर्णन अधिक किया जाता है, ठीक ना। मतलब कि वो बाह्य गुणों का वर्णन तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो आंतरिक गुणों का वर्णन करने में विशेष रुचि रखते हैं। जैसे कि मैं ये बहुत अच्छा कर लेता हूँ, ठीक ना, मैं गाना अच्छे से गा लेता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, ठीक ना, ये सारी उसकी क्या है, आंतरिक गुण है। मैं केक बहुत अच्छा बना लेती हूँ, तो ये सारी क्या है, ये उसके आंतरिक गुण है। तो ये बच्चा जो होता है वो बाह्य गुणों की अपेक्षा आंतरिक गुणों का वर्णन अधिक करता है। किशोरावस्था में स्वयं में विरोधाभास दिखाई देता है, ठीक ना। यहाँ पे विरोधाभास की, वैसे तो स्टैनले हॉल ने कहा ही है कि यह क्या होता है, तूफान की अवस्था है, ठीक ना। तो यहाँ पे बात की गई है कि यह विरोधाभास इसमें दिखाई देता है। किशोर कहता है कि मैं शांत हूँ पर सरलता से विचलित हो जाता हूँ, ठीक ना। वो अपनी विशेषता तो बताता है लेकिन साथ साथ ही उस विशेषता में जो विरोधाभास है उसको भी वह बताता है कि मैं शांत तो हूँ परंतु सरलता से मैं विचलित हो जाता हूँ। चौथा विशेषता क्या है कि स्वयं के बारे में उनकी स्थिति बदलती रहती है। तो यहाँ पे वो जो किशोर है वह स्वयं के बारे में जो उसकी राय होती है वो क्या करती है, थोड़े थोड़े समय पे चेंजेस होने लगती है, ठीक ना।
किशोर के स्वयं में आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं दोनों होते हैं, ठीक ना। आदर्श स्वयं मतलब कि जैसे कि किशोर जो है जो सामाजिक मांग होते हैं वो उन्हें भी पूरा करना चाहता है, और उसके अंदर के वास्तविक स्वयं तो होता ही है, ठीक ना। तो जो किशोर का जो स्वयं होता है उसमें वो दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, आदर्श स्वयं भी देखने को मिलती है और वास्तविक स्वयं भी देखने को मिलता है। किशोर बच्चे की अपेक्षा स्वयं के बारे में अधिक सचेत होते हैं, अतः वे अपने बाह्य रंग रूप को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बच्चों को कुछ, जैसे बाहर बच्चे जा रहे हैं, आप कोई भी ड्रेस दीजिए बच्चे आराम से पहन लेंगे, ठीक ना। आज के ज़माने में तो थोड़ा टफ हो गया, छोटे से ही बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं ये पहनना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी तक तो माता पिता ही ये डिसाइड करते हैं, अच्छा ठीक है लो ये पहन लो, या फिर बच्चा पहन भी लेता है। लेकिन यहाँ पे जब किशोरावस्था में आते हैं तो आप ये आसानी से नहीं कह सकते हैं कि हाँ तुम ये ड्रेस पहन लो और बच्चा पहन लेगा, नहीं, वो इस चीज़ को देखते हैं कि कौन सा ड्रेस मेरे ऊपर अच्छा लगता है, किस प्रकार का कपड़े मुझे पहनना चाहिए, किस प्रकार का जो है वो अपने आप को अपने रंग रूप को ठीक करने के लिए मुझे किस प्रकार की जैसे कि जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, वो चीज़ें करना चाहिए। क्योंकि अब किशोरावस्था में आने पे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स भी निकल आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण। तो वो उन सब चीज़ों को लेके बच्चा जो होता है, जो किशोर होता है, वो बहुत ही सचेत हो जाता है कि मेरा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है, मुझे ऐसा है। तो वो उन चीज़ों के प्रति सचेत हो जाता है कि मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे वह बाह्य रंग रूप को लेकर क्या होते हैं, चिंतित रहते हैं। अब हम बात करते हैं स्वबोध तथा पहचान की भावना, ठीक ना। स्वबोध मतलब खुद को जानना, खुद के विषय में जानना, और साथ ही साथ पहचान, इन दोनों भावनाओं के विषय में बात करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में स्वबोध तथा पहचान की भावना भिन्न भिन्न होती है। क्यों होती है? प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जो है, जीवन का अनुभव विशिष्ट समुच्चय होता है, समरूप जुड़वा बच्चों को छोड़ के। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का अनुभव विशिष्ट मतलब विशिष्ट समुच्चय होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का जो अनुभव होता है वो जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो, उनका अलग अलग अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि सपोज किसी पुस्तक को ही लेके हम बात करते हैं, या फिर किसी रेसिपी को ही लेके बात करते हैं, तो खाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि जैसा टेस्ट उनको लगे सेम वैसा ही टेस्ट आपको भी लगे, ठीक ना। या फिर किसी पुस्तक को पढ़ने के बाद जैसा अनुभव उन्होंने किया है वो जरूरी नहीं कि सेम वैसे ही अनुभव आप भी करें। यहाँ पे बात की गई है समरूप जुड़वा बच्चों को छोड़ के। क्यों? जो आइडेंटिकल चाइल्ड्स होते हैं उनमें ये विशेषता होती है कि जो उनका अनुभव होते हैं वो मिलते जुलते से अनुभव होते हैं, इसीलिए यहाँ पे रखा गया है कि जो समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं उनको छोड़कर, ठीक ना। तो जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन का अनुभव जो होता है वो क्या होता है, वो अलग अलग सा होता है। तो इसीलिए उनकी पहचान भी जरूरी नहीं कि अगर बच्चे एक ही परिवेश में रह रहे हों, एक ही माता पिता के दो बच्चे हों, तो दोनों बच्चों में जो स्वबोध है वो एक समान हो, या फिर दोनों बच्चों के जो पहचान डेवलप करने की जो अनुभव है वो एक समान हो। नहीं, वो दोनों ही डिपेंड ये करता है कि बच्चे चीज़ों को कैसे फील कर रहे हैं, कैसे अनुभव कर रहे हैं, उसी पर डिपेंड करता है उनका स्वबोध और उनकी पहचान की भावना। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं, समान अनुभव होने पर भी उन्हें व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। तो एकदम सही। अगर जैसे अभी हम लोगों ने बात की किसी पुस्तक की, तो एक पुस्तक को पढ़ने के बाद अगर आपके अनुभव एक जैसे भी होते हैं और दोनों के अनुभव को अगर व्यक्त करने की बात की जाए, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप व्यक्त एक ही तरीके से करेंगे, आप उसको अलग अलग तरीके से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे इन सारी तीनों पॉइंट्स पे ये डिपेंड करता है कि स्वबोध और पहचान की जो भावना है वो क्या है, कैसे इन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है स्वबोध और पहचान की भावना का विकास होना।
अब देखिए पहचान के निर्माण पे पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पहचान के निर्माण पर पड़ते हैं और पहचान को प्रभावित करते हैं। तो इनको हम जो है वो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, तो आगे के पॉइंट्स को जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।